इंतखाबी जंग जारी है, शुरू हो चुकी है वेस्टर्न यूपी से। और वहीं आपको बता दें, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमहूरियत का जश्न है और जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैजिक वॉल के साथ पूरा डेटा प्रोवाइड करते हुए अबू हुरैरा हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ कैराना से हमारे नुमाइंदे जावेद भी जुड़ चुके हैं। जावेद, कैराना के पोलिंग बूथ्स पर कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? हमारे नुमाइंदे जावेद से कैराना के हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मरकजी वजीर वीके सिंह और उनकी अहलिया ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया का सर बाहर से करेंगे फोटो, अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ से लीजिए, आप यहाँ से लीजिए सर। एक सेकंड मीडिया का सर बाहर से करेंगे फोटो, अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ से लीजिए, आप यहाँ से लीजिए सर। एक सेकंड सरकार तो एक ही मुद्दे पे चुनी जा रही है और वो मुद्दा है सुशासन। वो मुद्दा है जिस तरह की सुरक्षा दी गई है। वो मुद्दा है लोगों का विकास। वो मुद्दा है बिना भेदभाव का विकास। वो मुद्दा है सर्वस्पर्शी विकास, और कोई मुद्दा नहीं है। सर, जिस तरीके से गाजियाबाद की जनता ने दोबारा भी आपको मौका दिया, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कुछ ऐसे नतीजे दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखने चाहिए। अब भी गठबंधन है, तो गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। गठबंधन के अंदर आपसी दरारें हैं, गठबंधन के अंदर कई बातें अपनी खुद की हैं, और जिन मुद्दों पर गठबंधन बना है शायद उसके अंदर भी आपको कुछ न कुछ आपको दिखेंगी। तो आपको बता दें कि लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं घरों से बाहर आकर। अब जो है पोलिंग बूथ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। हालांकि सुबह से ही लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे, वोट कास्ट कर रहे थे, लेकिन सुबह से ठंड भी थी, कोहरा भी देखने को मिल रहा था कई पोलिंग बूथ पर। बावजूद इसके कई लोग जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे। और अब जो है अब ज्यादा तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, लोग जो है पोलिंग मरकज का रुख कर रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई तरह के मसाइल, बुनियादी मसाइलों को लेकर के, चाहे बेरोजगारी हो, सुरक्षा हो, इन तमाम तर मुद्दों को लेकर के लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी ने काफी ज्यादा उछाला, वो था कैराना से 340 से ज्यादा के कुंबे हिंदुओं के जिन्होंने माइग्रेशन किया था। वो एक मामला जो है बीजेपी ने खूब तनकीद की थी इस मामले को लेकर के, सपा की। कैराना से हमारे नुमाइंदे जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, कैराना के पोलिंग मरकज की अगर हम बात करें, आप वहां पर मौजूद है, भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, कैराना जिस पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीति का वो केंद्र रहा, लोगों का आना जाना है, लोग वोट देकर आ रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी कतारें, कुछ लोग वोट देकर आए, इनसे बात कर लेते हैं। ज़रा कैमरे पर पहले अपनी उंगली का निशान दिखाइए। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया कि उंगली पर इनका निशान है। ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दा विकास का है और सुख शांति का है। और मैं एक ऐसे फादर की औलाद हूँ जिन्होंने कैराना में रहते हुए पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मेरे फादर यहाँ से शायर थे, मुजफ्फर रज़मी, जिनका एक शेर कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, जो आज पूरी दुनिया, पार्लियामेंट, हर जगह मशहूर है और सभी न्यूज़ चैनल का हेडलाइन बनता है। मैं उनका बेटा हूं और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, एक लोकतंत्र के लिए वोट दिया है। रज़मी के बेटे हैं ये, और बहुत मेयारी शायर जो इन्होंने बताया जी, जो शेर हम अमूमन इस्तेमाल होते हुए भी देखते हैं। आप बताइए सर, आपने वोट डाल दिया है? जी, वोट डाल। क्या मुद्दे रहे आपके? भाई ये विकास के मुद्दे रहे, ये छोटा भाई जो हमारे बता रहा है, विकास के मुद्दे रहे आपके। देखिए, लोग यहाँ विकास के मुद्दे पर वोट डालें। और ज़रा मैं आपको यहाँ माहौल दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये मेन कैराना की सड़क है, और ज़रा सड़क पर आप देखेंगे तो आज चूँकि हर जगह की छुट्टी होती है मतदान के लिए, तो मतदान करने के लिए लोग आ जा रहे हैं। लोगों की भीड़ आपको सड़क पर नज़र आएगी। तो ये तस्वीरें हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
वोट कास्ट कर रही हैं। देखिए, मैं अगर इस पोलिंग सेंटर की तस्वीर दिखाऊं आपको, यहाँ जी। मृगांका सिंह ने थोड़ी देर पहले वोट डाला था। यहाँ महिलाएं भी निकल रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनसे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाएंगी, बता दीजिए वोट डाल लिया? जी। निशान दिखा दीजिए जरा हमारे कैमरे पर। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहे आपके, आप आज वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को देख के वोट डाला आपने? ठीक डल रहा है। ठीक डर रहे हैं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। ठीक है। क्या इशू क्या है आपके? आप 5 साल में मौका मिलता है इसमें हिस्सा लेने का। ठीक चला जी। सब काम सही हुआ है। देखिए, वोट डाल दिया है और महिलाएं हैं, अपनी बात कर रही हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। 5 साल में ये दिन आता है जब अपने नुमाइंदे चुनने का दिन होता है। तो आज कैराना की आवाम निकली है और बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रही है। देखिए, कैराना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि 2017 के चुनाव में भी कैराना के पलायन को मुद्दा बीजेपी ने बनाया था और बड़ी जीत दर्ज की थी। और इस बार भी 2022 के चुनाव में खुद अमित शाह यहाँ पर आए थे, कैंपेनिंग करके गए थे, डोर टू डोर आए थे। उससे पहले नवंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन परिवारों से मिले थे जो पलायन कर गए थे और अब वापस लौटे हैं। तो ऐसे में ये पहले चरण के लिए कैराना बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने पूरी कैंपेनिंग इसी को सेंट्रिक रखते हुए की थी। जी बिल्कुल जावेद। और वहीं नाहिद हसन की अगर हम बात करें तो उनकी पोजीशन इस वक्त कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, 2017 में नाहिद हसन यहां से जीते थे। वो 2017 जब बीजेपी की जबरदस्त लहर थी। इस बार 5 साल सरकार चलाई है, परिस्थितियां बदली हैं। पिछली बार अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ी थी। इस बार उसका आरएलडी से अलायंस है और आरएलडी जो जिसका सोशल बेस अमूमन माना जाता है कि जाट वोटरों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं के साथ जावेद जाट नाहिद हसन 2017 में जरूर जीत कर आए थे, लेकिन उनकी जीत बहुत मामूली थी, बहुत कम मार्जिन से वो जीत हासिल कर पाए थे। देखिए, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं पश्चिम यूपी में, उसमें से ये भी सीट है जिसका जिक्र आपने किया। और इस बार समाजवादी पार्टी को उम्मीद लग रही है कि जो आरएलडी से गठबंधन हुआ है उसका फायदा होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर कोई और तीसरी लड़ाई नहीं है। बसपा ने भी यहाँ से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने हाजी अखलाक को यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन जो फाइट नजर आ रही है इस सीट पर, सीधे तौर पर नाहिद हसन यानी समाजवादी पार्टी और मृगांका सिंह यानी बीजेपी के बीच नजर आ रही है। और देखिए, नाहिद हसन जेल में, उनकी पूरी कैंपेनिंग जो संभाली है उनकी बहन इकरा हसन ने संभाली है। पूरे कैंपेनिंग में वो नजर आए। पर्चा दाखिल करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, गैंगस्टर एक्ट उन पर लगा हुआ, तो जेल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों को लगता है कि इस बार जेल में होने का कुछ सहानुभूति भी उनको मिलेगी। हुरैरा, हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट आमिर जिलानी साहब भी जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आमिर जिलानी साहब आपका। आमिर साहब, ये बता दें कि वेस्टर्न यूपी की जब हम बात करते हैं, पहले ही जो है ये इलाका, ये जो पूरा एरिया है काफ़ी हसास है और कम्युनल जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिशें पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से होती रहती हैं। ऐसे में क्या इस बार कामयाब हो पाई है? हालांकि मुद्दे इतने बुनियादी हैं लोगों के, लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे पहले क्यों आ जाता है? मेरा ख्याल है कि इस दफा ये जो फरका परस्त ताकतें हैं वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश तो जरूर करी, लेकिन लोगों में समझ बढ़ी है, लोगों ने वो परेशानियां देखी हैं, लोगों ने पिछले 5 साल में जो खौफ का माहौल देखा है उससे उन्होंने बहुत पहले ही, ऐसा मुझे लगता है कि अपना मन बना लिया है। और वो आपको रिजल्ट में 10 मार्च को जरूर दिखेगा कि वोटिंग जो है इस बार बहुत समझदारी से हो रही है। हालांकि मुझे कुछ खबरें आई हैं जैसे शामली में, किठौर में अभी मशीनें खराब हैं, कुछ लोगों के वोट्स पोस्टल के जरिए दिला दिए गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इसकी समझ अब शाम तक इलेक्शन कमीशन कंफर्म करेगा, बताएगा। लेकिन जहां भी कुछ दिख रहा है, कुछ एक धुआं सा दिख रहा है जिसमें इन्होंने इस तरह की चीजें नहीं हुई है। जैसे कभी किसी का पोस्टल बैलेट किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का
पोस्टल बैलेट नहीं में कन्वर्ट नहीं किया गया था वोट, और आज की डेट में ये हुआ है। किठौर में मेरी खबर है कि वहां मशीन बहुत देर तक स्टार्ट नहीं करी गई, शुरू नहीं हो सकी। तो इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी और इन तमाम छोटी मोटी कारस्तानियों के बावजूद भी मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग बहुत सही तरीके से हो रही है। और मैं गुजारिश करूंगा आपके जरिए आपके लोगों को जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं कि निकले घरों से। ये बहुत बड़ा मौका है, और ये फिर ऐसे मौके। चलिए ठीक है, जिलानी साहब कुछ फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। 2017 और 2022 के बीच में जो कुछ अहम फैक्टर हैं जो इस चुनाव पर हावी भी नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें किसान आंदोलन की बात हो, चाहे जाट फैक्टर हो जो जिसकी नाराजगी के बीच में बात आई, मुस्लिम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है। 2017 में बीजेपी ऐसी सीटों पर भी जीत कर आई थी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत है। तो इन तमाम चीजों को 2022 में कैसे देखते हैं? मैं अभी आपको सुन रहा था, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ये समझा रहे थे कि 17 मुस्लिम डोमिनेट सीटों पे 14 सीट बीजेपी ने जीती पिछली दफा। वो भूल, वो चूक जो हुई, वो इस दफा मुझे नहीं लगता कि मुसलमान या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो करने जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, और मैंने जो लोगों से बातें करी है या जो मेरे पास फीडबैक है, उसमें खौफ एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है पूरे 5 साल में। चाहे वो गरीब रिक्शे वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो घरों में दूध, मतलब आप ये समझ लें कि जिस तरह से उनको निचले लेवल पे परेशान किया गया है, जिसकी रिपोर्टिंग तक नहीं करी गई है, जिसकी कोई खबर नहीं है, जिसकी थाने में कोई तहरीर नहीं है, वो खौफ अब वोट के शक्ल में बदल के बूथ तक पहुंच रहा है। इसका डर, इसकी इंफॉर्मेशन हुक्मरानों को है, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीते 5 साल का पूरा हिसाब किताब आवाम, खास करके हमारी ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाम है, बिल्कुल। लेकिन जिलानी साहब ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी 2017 पर उसने नजर डाली और उसने देखा कि कौन कौन सी मुस्लिम सीटें थी जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, तो उसने मुस्लिम वोटर्स में भी इस बार मेहनत की है। चाहे आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की हम बात करें या इसके अलावा जो मुस्लिम विंग बीजेपी के जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है मुसलमानों में। मेहनत मानना है कि मेहनत जिस तरह से करनी चाहिए। मेहनत का क्या मतलब होता है? आप किसी के कंधे पे हाथ रखें, अगर आप किसी की तकलीफ में शामिल ना आप हो और आप सिर्फ ये कह दें कि हम तो आपके साथ हैं, और जब वो परेशान हो, जब उस पर लाठियां बरसाई जा रही हो, तो आप कहीं नजर ना आए, बल्कि आप उस लाठी बरसाने के बानी बन जाएं, तो लोगों को दिखता है। एक दफा चूक हो सकती है, 2 दफा हो सकती है, आप किसी को 5 दफा कह सकते हैं कि साहब हम तो मुस्लिम जो भी मंच है, हम तो आपके साथ हैं और हम आपके फना के लिए काम कर रहे हैं और हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हुरैरा, इस वक्त हमारे साथ जावेद भी बने हुए हैं। जावेद, क्या कारोबारी कैराना में अभी भी खौफ में रहते हैं, क्योंकि बार बार यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि कारोबारियों के साथ क्या सुलूक हुआ था, किस तरह का गुंडा राज था। अब की जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त की, क्या कारोबारी अभी भी डर में है? क्या वैसा ही माहौल अभी भी है? कारोबारियों का इस मामले में क्या कहना है? देखिए, 2017 के चुनाव में जो यहाँ के उस वक्त के सांसद थे बाबू हुकुम सिंह, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि कैराना में लगभग 300 परिवारों का पलायन हुआ है। बीजेपी का ये दावा था और लगातार समाजवादी पार्टी इसका खंडन करती रही है। 5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार चलाई है। अब बीजेपी ये दावा करती है कि अब यहाँ पर सुरक्षित माहौल दिया है, जो परिवार यहाँ से पलायन करके गए थे अब वो वापस लौट आए हैं, और यही वजह है कि यहाँ खुद मुख्यमंत्री भी मिल चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी कैराना आए थे उन परिवारों से मुलाकात करने के लिए। तो बीजेपी ये कह रही है कि हमारे ही सरकार में एक सुरक्षित माहौल यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन कैराना के लोग पलायन के मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि पलायन के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? नहीं हुआ यहाँ से, सब झूठी बात है, कोई पलायन नहीं सर, प्यार मोहब्बत सब रहते हैं, शुरू से रहते आ रहे हैं, अब भी इस तरह से माहौल है यहाँ। देखिए, कह रहे हैं कि पलायन नहीं हुआ, आप बताइए कि पलायन का कोई मुद्दा है यहाँ पर? अफवाह है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सब भाईचारा है। भाईचारा है, भाईचारा है, यहाँ सब झूठी अफवाह है, यहाँ पलायन हो रहा है।
देखिए यहाँ पे मजबूरी में, कारोबार में, बिजनेस के लिए शेर छोड़ के गए, फिर वापसी आ गए। गुंडागर्दी की तो बात यहाँ पर गुंडागर्दी थी, वो भी खत्म हो गया। तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि गुंडागर्दी की वजह से कुछ परिवार कुछ ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ ये लोग भी मान रहे हैं कि गुंडागर्दी थी, लेकिन पलायन की बात को खारिज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को अपनी कैंपेनिंग में शामिल किया, न सिर्फ कैराना के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की, बल्कि जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है इस पूरे मुद्दे को वो ले जा रहे हैं कैराना और पश्चिम में दूसरी बड़ी जगह मुजफ्फरनगर, क्योंकि कोशिश यही थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर जो बीजेपी लगातार कहती रही है, या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हों, वो हर सभा में, हर रैली में वो बात कहते रहे कि दंगा मुक्त प्रदेश हमने दिया है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है। तो बीजेपी के कोर इश्यूज यही है जिनको लेकर वो चुनाव में गई है। जी बिल्कुल, ये कोर इश्यूज को लेकर के काफी प्रचार भी किया गया। हुरैरा, ये मुद्दा बार बार बीजेपी उठाती रही। बिल्कुल मुनज़्ज़र, जावेद से एक सवाल और हम ले लेते हैं कि क्या वजह थी कि नाहिद हसन जो कैराना से लड़ रहे थे 2017 में बहुत कम मार्जिन से जीत कर आए थे। हालांकि कैराना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। क्या 2017 में जो मुस्लिम वोट था वो एक तरफा नहीं गया था और मुस्लिम वोट कई जगह बटा था, तकसीम हुआ था? वजह क्या थी नाहिद हसन के इतने कम मार्जिन से जीतने की? जावेद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जावेद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार सवाल दोहराएं प्लीज। जी जावेद, मेरा सवाल सीधे सीधे ये था कि नाहिद हसन बहुत कम मार्जिन से 3,000 या कुछ वोटों से जीते थे 2017 में। कैराना में मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। मुस्लिम जो वोट्स थे क्या वो कई जमातों में, कई सियासी पार्टियों में बढ़ गए थे और कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी अच्छा खासा वोट मिला था। तो क्या मुस्लिम वोट बंटने की वजह से बहुत कम मार्जिन से नाहिद हसन जीत पाए थे? देखिए, नाहिद हसन का जो मार्जिन आप पिछली बार बता रहे हैं, इस बार बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव ये है कि यहाँ पर नाहिद हसन जेल में है और भारतीय राजनीति में ये इतिहास रहा है, बहुत चुनाव ऐसे देखे गए हैं कि जो शख्स जेल से चुनाव लड़ता है उससे उम्मीद रहती है कि सहानुभूति मिलेगी, लेकिन इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर हम मिलेगी, लेकिन इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, और ये पूरी कैराना सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और यहाँ सीधे तौर पर जो देखिए लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही बीच में है। तो अगर हम देखें कि वोटों का जो बिखराव है उसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। यहाँ पर एक तरफा वोट जो है वो बीजेपी दावा कर रही थी कि बीजेपी ने भी मुस्लिम वोटर्स में और मुस्लिम इलाकों में काफी काम किया और मुस्लिम वोटर्स में उसने इस बार एक पैड बनाने की कोशिश की है। देखिए बिल्कुल बीजेपी ये कहती है कि उसकी इतनी बड़ी जीत में मुस्लिम वोटर्स भी उसके साथ रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कैराना में इस बार क्या होने वाला है, क्या 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 मुद्दे रहे आपके? मुद्दे तो बीजेपी भगा हुआ है भैया, रोजगार है। आप आ जाए, आगे आ जाइए। क्या मुद्दे हैं आपके? जी, मुद्दा तो यहाँ पे है जी, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो प्लान का मुद्दा वोटिंग के टाइम पे उठाया जाता है ना कि प्लान हुआ, एक प्लान को साबित कर रही है। बताइए कि बिना नेता और पार्टी का नाम लिए क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या आप सोचते हैं? कैराना को लेकर पलायन की बात कही जाती है, लेकिन कैराना का युवा क्या सोचता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्लान कुछ नहीं है, ये यहाँ तो सब अपने कारोबार पे जा रहे थे। प्लेन का तो नाम है, कोई प्लेन नहीं है, सब राजनीति है। देखिए सर, गुंडागर्दी वहाँ होती है जहाँ इम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत लो पर है। एजुकेशन सिस्टम चाहिए, लो मैनेजमेंट सही चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो गुंडागर्दी होगी, क्राइम क्या करते हैं आप? आपने वोट दिया अपना आज? मैंने वोट दे दिया है। अच्छा, मैं जामिया स्टूडेंट हूँ। अच्छा, देखिए ये छात्र हैं, युवा हैं, ये कह रहे हैं कि रोजगार इनके लिए इशू है और जो चुनाव में ये मुद्दा खूब उछला है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो लगातार ये बात कहता रहा है कि वो रोजगार देंगे, बीजेपी भी रोजगार देने की दावे करती है। तो अब ऐसे में वो परीक्षा की घड़ी है, आज उसी बात का पता चल रहा है कि जो जनता है वो किसके हक में अपना फैसला सुनाएगी। आज किस्मत जो है कैराना की यहाँ पर
कैद हो जाएगी। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं। आप बताइए, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। अच्छा, ये बताइए आपके लिए मुद्दे क्या हैं, आप क्या सोचकर वोट कास्ट किया है आपने? जी देश के लिए तो वोट डालना ही चाहिए। वोट तो डालना चाहिए। मुद्दा क्या है आपके लिए? अजी इतना तो रोड नहीं, और क्या आप हट जाइए ना, आप आपसे बात नहीं कर रहे। होने चाहिए, सिलेंडर भी कम होना चाहिए, महिलाओं की बेइज्जती जल्लत की कर फिरा उठती। ठीक है, महंगाई देखिए, महिलाएं जो हैं वो महंगाई की बात कर रही हैं, तो ये मुद्दे हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं सामने। लेकिन आज जो वोट जो है डाली जा रही है, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हुरैरा, बार बार ये बात की जा रही है कि विकास के मुद्दे पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन ये अभी जो है एग्जाम की बात हो रही है, परीक्षा दे रहे हैं, तो नहीं, क्या बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने खवातीन से बात की तो उनका पहला जो जवाब था यही था कि महंगाई और ख़ासतौर से रसोई और गैस, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आज जो लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है और किन किन कौन कौन से ऐसे इशू हैं जिन पर वो आज वोट करेंगे और उम्मीदवारों के हक़ में फ़ैसला करेंगे, जमातों के हक़ में फ़ैसला करेंगे। आमिर जिलानी जी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं और जहां पर 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, यहां पर जाट और मुस्लिम दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खासतौर से मुस्लिम फैक्टर की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने भी उन सीटों पर इस बार बहुत मेहनत की है मुस्लिम वोटों में, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। चाहे मुस्लिम राष्ट्र मंच की बात कर लें, आरएसएस का जो विंग है, या बीजेपी के जो अपने मुस्लिम विंग है, उन्होंने उनके जरिए बीजेपी ने मुसलमानों के बीच में जाने की कोशिश की है। जी, मैं चूंकि आपको देख नहीं पा रहा हूं तो थोड़ा मेरी कनेक्टिविटी में थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन मैं जो आपको ये बताऊं, आपका बीजेपी की जो रीच मुस्लिम कम्युनिटी तक थी या उन्होंने कोशिश करी, वो बिल्कुल बेमाने थी या बेमाने है। आप ये बताइए 2019 के इलेक्शन में एक इनकी एनडीए की गवर्नमेंट में एक वाहिद मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से चुन के आए थे, एक पूरे सिर्फ एक, वो भी मुझे थोड़ी शायद जेडीयू से थे शायद या किसी एक, उनको मिनिस्टर भी नहीं बनाया। आपने किया क्या है मुसलमानों के लिए? सुबह उठते हैं नहीं तो उनको बीजेपी को उम्मीद है 14 सीटें जीत कर आई थी, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, वहां पर 14 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। इस वजह से बीजेपी को एक उम्मीद दिख रही है। वो सही कह रहे हैं आप, वो 2017 की कैलकुलेशन थी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करे। मुजफ्फरनगर में जो मसले हुए, जो वहां पर उन्होंने पलायन का मुद्दा उठा दिया, फिर बाद में वो खुद उन्होंने कहा कि ये नहीं था, और काफी सारी चीजें बढ़ गई, लोगों ने समझा नहीं और लोगों को लगा कि ठीक है सेंट्रल में जब बीजेपी है तो स्टेट में भी होगी तो कुछ काम होगा। बड़े आमिर जिलानी साहब, एक ये भी वजह रहती है कि लोगों को लगता है कि वोट क्यों जाया किया जाए, अगर लग रहा है, अगर हवा किसी जानिब लग रहा है, हो रही है, रुख कर रही है, तो अपना वोट क्यों जाया किया जाए। और दूसरा ये भी बता दें कि अगर बीजेपी कोशिशें कर भी रही है मुस्लिम वोटरों तक जाने की, लेकिन किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देती, किसी चेहरे को आगे नहीं करती, तो क्या वो कोशिशें सही साबित हो पाती हैं? कहीं उससे इंटेंशन भी तो साफ हो जाते हैं। असल कोई कोशिश होती ही नहीं है, आप यकीन मानिए, सिवाय ह्यूमिलिएट करने के, सिवाय अभी आप किसी भी मसले को देख लें, वो सब्जी बेचने वाले तक से उनकी प्रॉब्लम है। अगर आप खड़े नहीं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ सम एंटी सोशल एलिमेंट्स वो अगर कुछ कर रहे हैं तो कम से कम आप उनके पास जो खड़े तो होके देखिए। कोई नेता को भी आज तक देखा आपने कि किसी सब्जी वाले को किसी ने मारपीट करी हो तो कोई वहां का लोकल बीजेपी एमएलए खड़ा हो गया वो सब्जी वाले के सपोर्ट में? ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने ये नहीं देखा है। तो मुसलमानों से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्यों है वोट देने की, जब आप उनके लिए कुछ करते ही नहीं? तो क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं? और फिर अगर आप करते हैं तो यानी जिलानी साहब, सीधे आपके कहने का मतलब यह है कि 2017 में मुस्लिम वोट जो है बिखर गया था, बढ़ गया था, इसकी वजह से बीजेपी को उन 14 या 17 सीटों पर एक तरह से फायदा हुआ था। लेकिन जिलानी साहब, इस बार भी आप देखिए कि एमआईएम को आप क्यों छोड़कर चल रहे हैं, बीएसपी को आप क्यों छोड़ रहे हैं, जिसने अच्छी खासी सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को अच्छी खासी सीटों पर उतारा है। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। तो क्या इस बार वोट बटेगा नहीं, फायदा नहीं होगा बीजेपी को? मुझे लगता है कि एमआईएम के आने से वोट और कंसोलिडेट हो जाएगा। लोगों ने ओवैसी साहब को बहुत अच्छे से समझ लिया है। 1% तबका यूथ जो शायद उनके साथ
शायद हो सकता है कि पोलिंग बूथ जाते जाते वो भी समझ जाए, क्योंकि उनकी यूपी में फिलहाल कोई जगह नहीं है। वो बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं हैदराबाद के इलाकों में, लेकिन उनके नेता कौन है? अगर आप ओवैसी साहब के अलावा दूसरा कौन है? अगर आप बहुत ज्यादा गूगल करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उनके भाई सामने आएंगे। तीसरा, उन्होंने किसको बनाया है? किस एक मुसलमान प्रोमिनेंट मुस्लिम फिगर को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया और कहा कि देखिए मेरी आवाम के लोग, मेरे और मेरे भाई के बाद ये साहब हैं जो हमारी जो भी पार्टी है AIM उसको लीड करेंगे। कोई नहीं है। तो ये चीज तो बहुत सी पार्टियों में है, ये चीज तो बहुत सी पार्टियों में है। ये अब उसमें बताने की या गिनाने की जरूरत नहीं है। ये चीज बहुत पार्टियों में जो अपने खानदानों पर चल रही है। मुसलमानों के हक की बात करते तो आप मुझे इस पार्टी का दूसरा नेता बता दीजिए। एक आध स्पोक्स पर्सन होते हैं जो बेचारे अपने पर्सनल लेवल पे कुछ बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन भी उनके साथ जुड़े, लेकिन उनको उसके ऊपर क्या ये तमाम बातें देखिए अपनी जगह। जिलानी साहब, मेरा कहने का मतलब ये कि क्या इस बार भी आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बिखर जाएगा, मुस्लिम वोटर्स तकसीम होंगे? क्या ये कुछ आपको नजर आता है इस बार भी? कम से कम वेस्टर्न यूपी में ऐसा होता नहीं दिखता है। ये मेरी पूरी जो समझ है और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर, मेरठ बहुत सारी हमारे लोग हैं और हमारे घर हैं, हम आपको बता सकते हैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कि इन इलाकों में इस 136 सीटों पे बंटवारा वोटों का नहीं होने जा रहा है। ये आप कंफर्म कर ले। मतलब आप और जाट वोटों की अगर बात करें, जाट वोटों की बात करें, और मुसलमानों को इस बार ये तोड़ नहीं पाए किसानों के साथ। अब आप किसानों के साथ की बात सुन लीजिए। मैं गांव से लौट के आ रहा हूँ। वहां लोगों की ये शिकायत है कि हमारे बादशाह, शहंशाह जो भी कहते हैं, हमारे वजीर आजम, वो 10 किलोमीटर की दूर पे ये गाजीपुर बॉर्डर से उनका 7RCR, जिसका नाम उन्होंने वो जन कल्याण मार्ग या क्या करा उन्होंने, वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। 1 साल तक हमारे किसान यहाँ धूप में, बारिश में, ओलों में, ठंड में पड़े रहे। वो 10 किलोमीटर का फासला पाट नहीं सके। तो वो किस बात से उम्मीद करते हैं कि जाट और किसान जो है वहां जाकर के उनको वोट करे? लेकिन आमिर साहब, उनको बार बार 2013 फसाद भी तो याद दिलाया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि नाराजगी आप अपनी जगह रखें, लेकिन वो दौर भी याद रखे 2013 का, और 2014 से 16 का दौर भी याद रखे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और जब आप इलेक्शन में जाएंगे आपको कैंपेन करना एक आपकी मजबूरी है। बड़े बड़े नेताओं की कैंपेन हमने देखी है, आपने खुद देखी है। कवर ना किया हो या टेलीकास्ट ना हुआ हो तो वो बात अलग है। कुछ 100-200 लोगों की भीड़ में बड़े बड़े नेताओं ने मजबूरी में रैली करी है। तो जब उनके पास कुछ कहने को नहीं है तो उन्हें वो पीछे लेके जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि शायद कुछ अपनी बात 10 मिनट में कह के खत्म करके यहां से आ जाए। हालात जमीन पे बिल्कुल बदले हैं। वो आज पोलिंग बूथ पे दिख। तो आमिर जी, हालात बदलेंगे तो सपा के हक में दिखेंगे क्या? सपा का मैं स्पोक्स पर्सन तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो सपा के हक में दिखने जा रहे हैं। ठीक, बट बीजेपी को नहीं आ रहे। बिल्कुल। आमिर जिलानी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। हुरैरा बने रहें आप। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।